आज है 23 अक्टूबर गुरुवार का दिन। नमस्कार। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट, जिसे आपके लिए तैयार किया है निधिश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौरियाल और फलक अफशान ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं, उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। सुनिए ऑटोमेटेड आवाज़ में हरकारा यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूज़लेटर। जरूरी खबरें और विश्लेषण। शोर कम, रोशनी ज्यादा। आज हम बात करेंगे क्रिकेट के मैदान से उठ रही बड़ी हलचल पर, जहां विराट कोहली के भविष्य पर सवालिया निशान लग गया है। बिहार की राजनीति में भी घमासान जारी है, जहां महागठबंधन ने मुख्यमंत्री का चेहरा तो तय कर लिया है, लेकिन सीटों का पेंच अभी भी फंसा है। इसके अलावा हम जानेंगे कि सरकारी नक्शों से निकोबार की मूंगा चट्टानें रहस्यमयी ढंग से कैसे गायब हो गई, और पड़ताल करेंगे कि भारत की विशाल जेन जी आबादी आखिर सड़कों पर क्यों नहीं उतर रही है। साथ ही नजर डालेंगे अमेरिका रूस तनाव और पत्रकारिता के बदलते दौर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की जरूरी खबरें। अपने शानदार एक दिवसीय करियर में पहली बार विराट कोहली लगातार 2 बार शून्य पर आउट हो गए हैं। इस नाकामी ने उनके अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट भविष्य को लेकर अटकलों का बाजार गर्म कर दिया है। पेर्थ वनडे में 8 गेंदें खेलने के बाद 36 साल के कोहली गुरुवार को एडिलेड में भी 4 गेंदों पर बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। इसके बाद से ही प्रशंसकों के बीच ये सवाल उठने लगा है कि क्या इस महान बल्लेबाज का युग अब खत्म होने की कगार पर है। पवेलियन लौटते समय कोहली को दर्शकों की ओर हाथ हिलाते देखा गया। इस हाव भाव ने सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी। कई लोगों ने इसे उनका विदाई संकेत माना। यशस्वी जायसवाल जैसे युवा खिलाड़ियों की मौजूदगी में टीम में जगह बनाने की कंपटीशन पहले से ही तेज है। जहां एक तरफ विराट कोहली का बल्ला खामोश रहा, वहीं दूसरी तरफ कप्तान रोहित शर्मा ने जुझारू पारी खेलकर टीम को संभाला। रोहित के शानदार 73 रनों की बदौलत भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 9 विकेट पर 264 रनों का एक प्रतिस्पर्धी स्कोर खड़ा किया। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से ब्रेक के दौरान रोहित शर्मा ने अपनी फिटनेस पर काफी काम किया था और करीब 11 किलो वजन कम किया। गुरुवार को एक मुश्किल पिच पर जब शुभमन गिल और विराट कोहली जल्दी आउट हो गए, तब रोहित ने श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 118 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी कर पारी को संभाला। बिहार में महागठबंधन ने आखिरकार मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर अपनी मुहर लगा दी है। कई दिनों की खींचतान के बाद कांग्रेस आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा मानने पर राजी हो गई है। इसके साथ ही विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी को उपमुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया गया है। ये घोषणा एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई, जिसमें महागठबंधन की एकजुटता दिखाने की कोशिश की गई। चेहरे पर तो सहमति बन गई, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीटों के बंटवारे पर कोई ऐलान नहीं हुआ। इस मौके पर तेजस्वी यादव ने कहा, केवल मैं सीएम नहीं बनूंगा, बल्कि बिहार का हर व्यक्ति चेंज मेकर बनेगा। उन्होंने एनडीए पर सवाल उठाते हुए पूछा कि बीजेपी नीतीश कुमार को अपना सीएम चेहरा क्यों घोषित नहीं कर रही है। बिहार के चुनावी समीकरण में एक नई ताकत का उदय हो रहा है, जो स्थापित राजनीतिक दलों का खेल बिगाड़ सकती है। ये ताकत है तांती तत्वा समुदाय की, जो पारंपरिक रूप से बुनकर हैं और जिन्हें पान भी कहा जाता है। आर्टिकल 14 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस समुदाय ने अपनी एक नई राजनीतिक पार्टी बनाई है, जिसका नाम है इंडियन इंक्लूसिव पार्टी आईआईपी। ये पार्टी अब महागठबंधन का हिस्सा बन चुकी है। इस नए राजनीतिक आंदोलन की जड़ें सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में हैं। दरअसल 2015 में नीतीश कुमार सरकार ने इस समुदाय को ईबीसी से निकालकर एससी में शामिल कर दिया था। लेकिन 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि यह अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। इस एक फैसले ने हजारों युवाओं से उनका एससी दर्जा और उससे मिले फायदे छीन लिए। इसी गुस्से और छले जाने की भावना से इस नई पार्टी का जन्म हुआ है। 3 साल पहले धोखाधड़ी के एक मामले में सीबीआई अदालत से दोषी ठहराए जाने के बाद विधानसभा से अयोग्य घोषित हुए पूर्व आरजेडी नेता अनिल सहनी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में उन्होंने भगवा पार्टी का दामन थामा। दिल्ली की एक सीबीआई अदालत ने उन्हें 2012 में जाली हवाई टिकट जमा कर एलटीए का लाभ उठाने का दोषी पाया था। सहनी के बीजेपी में शामिल होने को निषाद समुदाय को साधने की एक कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। दिल्ली के रोहिणी इलाके में गुरुवार तड़के हुई एक मुठभेड़ में बिहार के 4 वांछित अपराधी मारे गए। ये ऑपरेशन दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस की एक संयुक्त टीम ने चलाया। पुलिस के मुताबिक मारे गए चारों अपराधी सिग्मा गैंग का हिस्सा थे और फिरौती और हत्या के कई मामलों में शामिल थे। पीटीआई के अनुसार गिरोह का सरगना रंजन पाठक 8 आपराधिक मामलों में वांछित था और उसकी गिरफ्तारी पर 50,000 रुपये का इनाम भी था।
मध्य प्रदेश पुलिस ने एक एक्टिविस्ट सौरभ बैनर्जी के खिलाफ दायर चार्जशीट में कम्युनिज्म और फांसीवाद पर लिखी किताबों को सबूत के तौर पर पेश किया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार एक युवा समूह के सह संस्थापक बैनर्जी पर जुलाई में धार्मिक रूपांतरण की अफवाहों के बाद एक दक्षिणपंथी भीड़ ने हमला किया था। बाद में पुलिस ने बैनर्जी के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की। अब अदालत में पेश चार्जशीट में पुलिस ने जब्त किए गए सामानों की लिस्ट में फांसीवाद से संबंधित एक हिंदी किताब और कम्युनिस्ट आंदोलन और फांसीवाद पर एक अन्य किताब को शामिल किया है। भोपाल में दिवाली का जश्न कई परिवारों के लिए मातम में बदल गया। जुगाड़ से बनी कैल्शियम कार्बाइड गन के इस्तेमाल से 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिनमें ज्यादातर 8 से 14 साल के बच्चे हैं। कई बच्चों की आंखों की रोशनी चली गई है, जबकि कुछ के चेहरे जल गए हैं। ये गन एक प्लास्टिक पाइप, गैस लाइटर और कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग करके बनाई जाती है, जो पानी के संपर्क में आने पर फट जाती है। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बावजूद ये खतरनाक बंदूकें दिवाली के दौरान स्थानीय बाजारों में धड़ल्ले से बिकती रहीं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय सत्यपाल मलिक को श्रद्धांजलि देने के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के बीच तीखी नोकझोंक हुई। विवाद तब शुरू हुआ जब एनसी विधायक ने अनुच्छेद 370 को हटाने में मलिक की भूमिका को विवादास्पद बताया। इस पर बीजेपी सदस्यों ने आपत्ति जताई। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच बहस तेज हो गई। बीजेपी विधायकों ने अनुच्छेद 370 हटाने का श्रेय मलिक को दिया, जबकि एनसी विधायकों ने उनके कुछ कामों को असंवैधानिक बताया। अंत में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने यह कहकर मामले को शांत करने की कोशिश की कि इतिहास में सबका उल्लेख होगा। लद्दाख के नेताओं ने गृह मंत्रालय के अधिकारियों से दिल्ली में मुलाकात की। ये बैठक सितंबर में लेह में हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद पहली बार हुई, जिसमें पुलिस कार्रवाई में कथित तौर पर 4 लोगों की मौत हो गई थी। द वायर की रिपोर्ट के अनुसार बैठक के बाद लद्दाखी नेताओं ने कहा कि उन्हें गृह मंत्रालय की ओर से हुई घटनाओं पर कोई अफसोस नजर नहीं आया। लद्दाख के नेता पूर्ण राज्य का दर्जा, संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत सुरक्षा और एनएसए के तहत हिरासत में लिए गए सोनम वांगचुक और अन्य की रिहाई की मांग कर रहे हैं। भारत में 25 साल से कम उम्र के 37 करोड़ से ज्यादा युवा हैं। ये पीढ़ी हाइपर कनेक्टेड है, फिर भी वे सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहे हैं? बीबीसी की एक रिपोर्ट इसी सवाल का जवाब तलाशती है। रिपोर्ट के अनुसार इसके पीछे राष्ट्र विरोधी कहे जाने का डर, क्षेत्रीय और जातिगत विभाजन, आर्थिक दबाव और यह भावना है कि उनके विरोध से कुछ नहीं बदलेगा। जहां पड़ोसी देशों में युवाओं ने बड़े आंदोलन किए, वहीं भारत में युवाओं का गुस्सा स्थानीय मुद्दों तक ही सीमित रहता है। फिलहाल भारत की जेन जी विद्रोही से ज्यादा सतर्क नजर आती है। स्क्रोल की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट के अनुसार ग्रेट निकोबार द्वीप के सरकारी नक्शों में 2020 और 2021 के बीच एक बड़ा बदलाव आया। इन नक्शों से मूंगा चट्टानें यानी कोरल रीफ्स गायब हो गईं। ये बदलाव ठीक उसी समय हुआ जब सरकार ने द्वीप पर 81,000 करोड़ रुपए की एक विशाल बंदरगाह परियोजना की नींव रखी। 2020 के नक्शे में द्वीप के तट पर घनी मूंगा चट्टानें दिखाई गई थीं। लेकिन 2021 के अपडेटेड नक्शे में तट के पास के सारे कोरल गायब हैं और उन्हें समुद्र के बीच गहरे पानी में दिखाया गया है, जहां विशेषज्ञों के मुताबिक उनका बढ़ना जैविक रूप से असंभव है। एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सरकार के एक प्रस्ताव पर कड़ी आपत्ति जताई है। ये प्रस्ताव विदेशी एयरलाइंस द्वारा भारतीय पायलटों की भर्ती को नियमित करने से जुड़ा है। एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि यह प्रस्ताव भारतीय पायलटों को बंधुआ मजदूरी की ओर धकेल सकता है। उनका कहना है कि इससे पायलट एक ही एयरलाइन में काम करने को मजबूर होंगे और बेहतर अवसरों की तलाश करने की उनकी आज़ादी छिन जाएगी। अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने रूस की 2 सबसे बड़ी तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और लुकोइल पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार ये कदम उठाते हुए अमेरिका ने रूस से यूक्रेन में तत्काल युद्धविराम करने की मांग की है। ये घोषणा तब हुई जब राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्होंने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ होने वाली एक बैठक को रद्द कर दिया है। ट्रंप ने कहा, मुझे लगा कि यह प्रतिबंधों का समय है। 4 दशकों से ज्यादा समय तक पत्रकारिता करने वाली वरिष्ठ पत्रकार हरिंदर बावेजा ने अपनी नई किताब पर बात करते हुए आज की पत्रकारिता पर गहरी चिंता जताई। आर्टिकल 14 को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, एक समय था जब पत्रकारिता ही निडर थी। हम सत्ता से सच कहने में 2 बार नहीं सोचते थे। सच कहूं तो आज जिस तरह की पत्रकारिता हो रही है, मैं उसे पहचान नहीं पाती। उन्होंने एक महिला पत्रकार के तौर पर अपनी चुनौतियों का भी जिक्र किया और कहा कि महिलाओं को अपने साथ होने वाली घटनाओं को छिपाना नहीं चाहिए। आज के लिए इतना ही। हमें अपनी प्रतिक्रिया, सुझाव और टिप्पणी जरूर बताएं। मिलेंगे हरकारा के अगले अंक के साथ। आप हरकारा को सबस्टैक के अलावा व्हाट्सएप, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब,
स्पॉटिफाई, एक्स और ब्लू स्काई पर भी पा सकते हैं। धन्यवाद। जीते हैं यहाँ दुनिया को धोखा देकर। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया।